हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवन शर्मा। हिमालयन सिविल सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें वैदिक सभ्यता के बारे में बताया है। वैदिक सभ्यता के बारे में बताया है और इसको मैंने इस चैप्टर को हमने 3 भागों में बांटा है। एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल होगा, यानी कि एक वैदिक सभ्यता हो गई, एक पूर्व वैदिक काल हो गई जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद होगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब समझते हैं कि पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में वहाँ पे सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन और धार्मिक व्यवस्था, ये सारी चीज जीवन थे जो आज भी प्रचलित हैं और उस टाइम भी प्रचलित थे। ठीक है, इन चीज़ों पर। ठीक है, अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले सामाजिक जीवन पे। वहाँ पे सामाजिक जीवन कैसा था पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन एक समान था, यानी कि समाज यानी कि समतावादी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समतावादी। समतावादी का मतलब होता है कि सभी को समान अधिकार होना, यानी किसी भी चीज़ को, यानी कि तब कोई भेदभाव नहीं होता था इंसानों के बीचों में, कोई न जातिवादी होती थी तो उस टाइम पे। ठीक है, तब समान अधिकार था सभी लोगों को, समतावादी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हुई थी समाजवादी में वर्ण व्यवस्था की जानकारी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला है इसमें सामाजिक पूर्व वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है वहाँ पर वर्ण व्यवस्था किस आधार पर दी जाती थी? कर्मों के आधार पर। ठीक है, जैसे कोई जातिवादी के आधार पर नहीं दी जाती थी, सिर्फ कर्मों के आधार पर दी जाती थी। जैसे कोई भी किसी भी इंसान की रुचि पढ़ने में है, कोई पहलवानी करने में ताकतवर है, कोई भी किसी चीज़ को कार्य करने में अलग अलग व्यवस्था रुचि होती थी इंसानों में, उस आधार पर ही, कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का अधिकार दिया जाता था। समझ में आया वर्ण व्यवस्था के बारे में। और इस वर्ण व्यवस्था का अधिकार किस ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद में 9वें मंडल में उल्लेख है। क्या है? 9वें मंडल में उल्लेख है। फिर 9वें मंडल में उल्लेख होने के बाद एक ही परिवार में अलग अलग लोगों की वर्ण व्यवस्था का आधार मिला है। जैसे कि एक ही परिवार में किसी को पढ़ने का अधिकार, वर्ण व्यवस्था का अधिकार है, किसी को पहलवानी का अधिकार है, कोई चकिया चलाती है, कोई माता कहते हैं मेरे पिताजी ये करते हैं वो करते हैं, यानी सभी को अलग अलग अधिकार था। यानी इससे सिद्ध होता है कहाँ पे? 9वें मंडल में ऋग्वेद के यहाँ पे, यानी कि अलग अलग कर्मों के आधार पर ही इनकी वर्ण व्यवस्था का अधिकार मिलता था। ठीक है, फिर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, यानी कि जो 9वें अधिकार जो कर्म अधिकार होता था इनका, वो सब 9वें मंडल में मिला था। सबसे ज़्यादा उल्लेख कहाँ पे मिला है? 10वें मंडल में। उसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। ठीक है, पुरुष सूक्त, यानी कि पुरुष सूक्त का मतलब ये होता है जैसे कोई भी इंसान की, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण, यानी कि सारी चीज़ों की उत्पन्न कहाँ से हुई? किसने की थी? ब्रह्मा ने। उन चीज़ों का उल्लेख कहाँ मिला है? 10वें मंडल में। ठीक है, अब आता है दास प्रथा प्रचलन। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा की प्रचलन थी, पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था दास प्रथा को, यानी कि ना कोई ज़रूरी नहीं है कि दास प्रथा प्रचलन होना ही अनिवार्य है, तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। सिर्फ अनिवार्यता नहीं है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस चीज़ का दास प्रथा का प्रचलन था, कम था, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। और परिवार को कुल कहा जाता था, यानी कि जब उस टाइम ऋग्वैदिक काल में परिवार को क्या कहता था? कुल। ठीक है, कुल भी कहा जाता था, कुल भी कहते थे, और इसे सबसे छोटी इकाई भी कहा गया है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटा परिवार माना गया। ठीक है, आगे आता है कि परिवार में एक सदस्य होता था। वहाँ पे पितृ यानी कि पिता सत्तात्मक था, यानी कि जो परिवार में जो भी काम होता था वो सिर्फ पिता की आज्ञा से के बिना नहीं होता था। ये संयुक्त परिवार कहते थे, यानी कि समूह, यानी कि एक इकट्ठा परिवार समूह में। ठीक है, संयुक्त परिवार। फिर उस पूर्व वैदिक काल में स्त्री का कोई भेदभाव नहीं था, यानी कि स्त्री का कोई मतलब दबाव नहीं रहता था। अच्छी व्यवस्था थी स्त्रियों के लिए।
यानी कोई भी चीज़, यानी किसी भी चीज़ का अन्याय न्याय वगैरह कुछ अन्याय नहीं होता था स्त्रियों पर। सिर्फ वहाँ पे जैसे उसे उपनयन संस्कार भी दिया कहा गया है। कहाँ? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों से वहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, सारी चीज़ें का अधिकार था, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं थी। पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, पुनर्विवाह का कोई रोक टोक नहीं थी, पुनर्विवाह भी कर सकती थी। और अगला है नियुक्त विवाह। नियुक्त विवाह का मतलब होता था कि ऐसे कोई पत्नी के पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने देवर के साथ शादी भी कर सकती थी, इसकी भी अधिकार था उनको। तब फिर दहेज प्रथा की प्रचलन नहीं थी। पूर्व वैदिक काल में दहेज की प्रथा प्रचलन नहीं थी, वहाँ पे दहेज नहीं लिया जाता था, तब उस टाइम नहीं चलता था। ठीक है, फिर आते हैं वहाँ पे खान पान। पूर्व वैदिक काल में क्या? खान पान। वहाँ पे लोग खान पान कैसी व्यवस्था थी? खान पान की व्यवस्था सिर्फ मांसाहारी और शाकाहारी भी दोनों लोग थे, दोनों तरीके से थे। ठीक है, फिर वहाँ पे मनोरंजन का खेल, यानी खेल वहाँ के लोग कैसे खेलते थे, यानी किस चीज़ से खेला करते थे, किस चीज़ का उपयोग हुआ। वहाँ पे मनोरंजन के लिए लोग पासा, नृत्य और घुड़सवारी का उपयोग किया करते थे। ठीक है, समझ में आया? सामाजिक जीवन समझ में आया? सामाजिक जीवन एक बार और देखते हैं। वहाँ समतावादी भी कहा जाता है, यानी कि एक समान अधिकार था सभी लोगों को, और बड़ी व्यवस्था कर्मों के आधार पर दिया जाता। 9वें मंडल में है, और सबसे ज़्यादा इसका महत्व 10वें मंडल में दिया गया है, पुरुषोक्त के, इसे पुरुषोक्त के भी कहा जाता है। फिर इसमें दास प्रथा प्रचलन थी, पर इसका ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, कम थी, है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर है परिवार को कुल भी कहा जाता था। ठीक है, परिवार आज परिवार कहते थे, वो पहले कुल भी कहते थे, इसको सबसे छोटी इकाई कहा गया है। ठीक है, वहाँ पे पितृ यानी कि पिता को सत्रात्मक भी कहा गया है, यानी कि संयुक्त परिवार। ठीक है, स्त्री का उपनयन संस्कार भी की प्रथा थी, यानी कि स्त्री को कोई रोकथाम नहीं था, यानी कोई भी कुछ भी कर सकती थी, यानी कोई मतलब अत्याचार वगैरह कुछ नहीं होता था स्त्रियों पर, अच्छा व्यवहार था स्त्रियों के साथ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार था, पुनर्विवाह का अधिकार था, नियुक्त विवाह का अधिकार था, दहेज प्रथा की प्रचलन नहीं थी। ठीक है, खान पान शाकाहारी और मांसाहारी थी, और मनोरंजन पासा, नृत्य और घुड़सवारी। ठीक है, ये हो गई अपनी सामाजिक जीवन। अब देखते हैं इसकी आगे राजनीतिक जीवन, यानी सामाजिक जीवन हो गई, वहाँ पर राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी कि जो आज के यहाँ जो अपने यहाँ चल रहा है वैसा ही राजनीतिक जीवन उस टाइम भी था। ठीक है, राजनीतिक जीवन को यानी कि अपन कबीलाई जीवन भी कहा जाता था, कबीलाई जीवन। ठीक, कबीलाई जीवन को जनवी कहा जाता, जनवी के नाम से जाना भी जाता था, यानी कबीलाई यानी कबीले के लोग। कौन से थे? कबीले के लोग। ठीक है, कबीले के लोग अलग अलग भागों में अलग अलग थे, समूह थे, उन कबीलों के अलग अलग थे। ठीक है, वहाँ पर एक कबीलों को चलाने के लिए एक राजा की जरूरत होती थी, उसे राजन भी कहा जाता था उस टाइम। और राजा ने तब उस टाइम राजा को इतना ज्ञान नहीं था, ना कोई मतलब इतनी शक्ति नहीं थी उन्होंने कि सारी कबीलों को एक खुद अकेले चला सके राजा। इसलिए उन्होंने राजा ने एक अपनी समिति का अधिकार किया था। उस समिति में सभा, विडम और गढ़ यानी कि 4 समिति का प्रयोग अधिकार दिया उन्होंने किया। यानी कि समिति में आम सभा के लोग आते थे, आम सभा के लोग जैसे सभी लोग आ जाते थे, ग्रामीण लोग यानी कि सभी समूह के यानी कि सभी गांव के लोग सभी शामिल हो सकते थे सभा में, और इसमें स्त्री भी शामिल भी हो सकती थी इसमें, किस समिति में। ठीक है, इस समिति में समिति बनाई उन्होंने राजा ने। फिर सभा बनाई एक राजा ने, सभा को कुलीनों की संख्या कुलीनों कहा भी जाता है, और इस संख्या में कम थी, किससे? आम सभा से ये संख्या में कम थी, क्योंकि इसमें ऊंचे वर्ग लोग आ जाते हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग, ज्ञान वर्ग लोग होते हैं, जैसे कोई छत्री वगैरह होते हैं, उन चीज़ों की संख्या आ जाती थी, वे आम सभा ये भी शामिल हो सकते थे। ठीक है, फिर विडम यानी उपज, लूट, बंटवारा, यानी कि इनका काम था उपज यानी कि कोई भी चीज़ बंटवारे में, यानी कि कबीलों में जो उत्पन्न होती थी उस चीज़ का बंटवारा करना, और लूटा हुआ माल को बंटवारा करना, यानी कि लोग एक दूसरे लूटा माल हुआ कहाँ से आता था, जैसे एक दूसरे के लड़ाई होती थी कबीलों के, तो वहाँ से जो लूटा हुआ माल होता था वो बंटवारा करना। ठीक है, फिर आता है गण कुलीनों की संख्या भी कहा जाता है, यानी कुलीनों भी कहा जाता है,
कुलीना, इसको यानी कि सभा और गढ़ को दोनों एक ही महत्व है, और सबसे ज़्यादा ये तीनों विडम्ब सभा समिति को ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं अधिकारी, यानी कि राजा का एक अधिकारी भी होता था। यानी कि राजा का मतलब ये होता है कि अधिकारी, यानी कि राजा के साथ साथ ये 4 ही लोग पूरा कबीला चलाते थे, नहीं, बल्कि इसके साथ साथ लोग, राजा के साथ एक अधिकारी भी होता था, राजा का अधिकारी, उसे रत्नी कहलाता था। क्या कहलाता है? रत्नी कहलाता था। अधिकारी में रत्नी कहलाते थे। यहाँ से पुरोहित, सेनानी, स्पष्ट और पुरप होते हैं। यानी कि पुरोहित लोग जो ज्ञान वाले, धार्मिक वगैरह इन चीज़ों पर ज्ञान देते थे, जो राजा की सहायता करते थे। सेनानी सेनापति की हेल्प करते थे। सेना का जो मुख्य होता था अधिकारी, वो सेना का था। स्पष्ट ये होते थे गुप्तचर, यानी कि दूसरे कबीलों की खबर लाना चुपचाप से गुप्तचर होते थे। और पुरसप होते हैं, जैसे कोई दुर्ग चीज़ों की यहाँ पे किला होता था, वहाँ पे जहाँ पर राजा का कबीलों का वहाँ पे दुर्ग बना रहता ऊंचा, ऐसे ऊंचे ऊंचे कुछ चीज़ें निगाहें रखने के लिए उन चीज़ों पर उनकी कुछ छोटी चीज़ें टुकड़ी होती थी, उनको कहा जाता था। ठीक है, उनकी सहायता मिलती थी, यानी कि अधिकारी होते थे ये किसके? राजा के। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर इसमें मिलता है सेना नियुक्ति नहीं थी, यानी कि जब यहाँ पे राजा थे, यानी कि राजा का, यानी कि जब ऐसे अपन राजा मानते थे ये राजा हैं, तो राजा को अपन जैसे समझते हैं वैसे नहीं है ये राजा। जैसे अपन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे राजा, इन जैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पास मुद्राएं भी थी, यानी कि सेनाओं को पालने रखने के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की सारी चीज़ें व्यवस्था थी उनके पास। तो वो उस तरीके राजा नहीं थे, क्योंकि इनके पास कुछ इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी। ये गरीब थे, यानी आम सभा लोग थे, यानी कि एक तरीके से, यानी मुखिया बना दिया जाता है इनको, राजा को। ठीक है, तो सेना के नियुक्ति नहीं थी, यानी कि सेना यहाँ पे नियुक्त नहीं थी, यानी कि राजा के सेना सिर्फ काम करने के लिए नहीं, यानी कि सिर्फ जैसे कबीलों की जैसे कोई लड़ाई हो जाती है कबीलों के से, तो उनको यानी एक दूसरे कबीलों पर लड़ाई लड़ने जाते हैं, तभी सेना इकट्ठी होती है। फिर अगर कोई काम नहीं होती है तो अपने अपने ग्रामीण लोग में रहने लगते हैं, अपने काम को व्यवसाय बना लेते थे, यानी काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं, सेनानी नियुक्ति नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना दौलत नहीं थी, धन दौलत नहीं थी, ना मुद्राएं थी, तब मुद्राओं की खोज नहीं हुई थी उस टाइम। ठीक है, फिर बलि को अपन टैक्स भी कहा जाता, टैक्स कहते हैं आज के ज़माने में। ठीक है, उस बलि को टैक्स, यानी कि वहाँ पर राजा को जो ग्रामीण लोग थे सिर्फ अपनी स्वेच्छा के अधिकार से ही दिया जाते थे, टैक्स देते थे, ना कि कोई ज़बरदस्ती थी उनके पास कि यहाँ पर टैक्स देना ही है तो देना है, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी स्वेच्छा से अधिकार से देते थे वहाँ के लोग। फिर वहाँ पर पूर्व वैदिक काल में न्याय का उल्लेख नहीं मिला, वहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ का न्याय का उल्लेख नहीं मिला पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, ये हो गई अपनी राजनीतिक जीवन, राजनीतिक समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन पूर्व वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, मुख्य आधार था क्या? पशुपालन, यानी कि वहाँ पे सिर्फ अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था सिर्फ पशुपालन, और पशुपालन में गाय को पूजनीय माना जाता था। वहाँ पे गाय को अधन्य भी कहा गया है। अधन्य यानी कि गाय की हत्या करना पाप के समान है, यानी ऐसा माना गया है गाय को। ठीक है, यानी कि पूजनीय गाय माना जाती, तो उसको गाय की हत्या करना गाय की हत्या नहीं करते थे, वहाँ पे पाप मानते थे। ठीक है, और इसका सर्वाधिक महत्व ऋग्वेद काल में 176 बार मंत्र में उपयोग किया गया था। कितनी बार? 176 बार उपयोग किया गया था। फिर उसमें आगे पशुपालन में घोड़ा भी काम करते थे, यानी कि घोड़ा रथ में आगे लगाने के लिए काम आते थे, सेना के कार्य में आते थे, यानी कि सेना के युद्ध लड़ने जाते हैं, लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो क्या है उस टाइम पे सेना के घोड़ा के कार्य करते थे, घोड़ा पे बैठ के रहते थे। ठीक है, फिर आगे आते हैं कृषि का महत्व कम मिला है वहाँ पे ऋग्वैदिक काल पूर्व वैदिक काल में।
क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल नहीं था वहाँ पे, सिर्फ नॉर्मल खेती होती थी, गेहूँ वगैरह जो चीज़ होती थी, गेहूँ चावल वगैरह, जिस ज़्यादा मतलब कृषि का ज़्यादा महत्व नहीं मिला है। ठीक है, तो यानी कि आर्थिक जीवन में सिर्फ वहाँ पे पशुपालन ही आर्थिक जीवन था, ना कि कोई कृषि वगैरह कुछ जीवन, ना मुद्राएं थी, ना कुछ चीज़ सारी चीज़ें नहीं थी। सिर्फ कृषि का वहाँ 124 बार मंत्र प्रयोग किया गया। कितनी बार? 124 बार प्रयोग किया गया था, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, मंत्रों का। फिर आगे इसमें मिलता है उद्योग की उद्योग भी समति, यानी कि उद्योग व्यवसाय करना यानी व्यापार। ठीक है, वहाँ पे व्यापार सिर्फ बढ़ईगिरी और रथ बनाने का कार्य करते थे, सिर्फ बढ़ईगिरी का उद्योग था और रथ बनाने का, यानी ठीक है, सिर्फ रथ बनाने का कार्य और बढ़ईगिरी का काम। ठीक है, फिर व्यापार कैसे करते थे वो लोग? इन चीज़ों को उद्योग, उनका व्यवसाय था। व्यापार ऐसे करते विनिमय द्वारा, विनिमय द्वारा, यानी कि विनिमय द्वारा मतलब एक चीज़ से दूसरी हुई चीज़ ली, तो यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, यानी कि जैसे हमने आपको ये दिया और आपने इसके बदले कुछ और दी, यानी कि तब मुद्राओं का प्रयोग होता, यानी एक दूसरे के बदले का चलता था। ठीक है, केवल आंतरिक व्यापार होता था, मुद्राओं की खोज नहीं होती उस टाइम। ठीक है, ये हो गई अपनी आर्थिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन में क्या थे ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल में, कि यहाँ पे धार्मिक जीवन भी था, सामाजिक जीवन था और राजनीतिक जीवन था। यानी कि धार्मिक जीवन में कि प्राकृतिक पूजक एवं बहुदेववादी देवताओं के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ के पृथ्वी के जो लोग थे प्रकृति की पूजन मानते थे या प्रकृति को पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति को एवं बहुदेववाद, यानी कि सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यानी कि और इन देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी लगभग 33 देवता हैं और 33 देवताओं को लगभग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक अंतरिक्ष में, पृथ्वी और आकाश में, यानी कि इन अलग अलग जगहों पर बांटा गया है देवताओं को। तो अंतरिक्ष में कौन कौन से देवता बांटे गए हैं? कुछ इंपोर्टेंट देवता हैं, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी पे अग्नि देवताओं की श्रेणी बांटी गई है, अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। ठीक है, और आकाश में सूर्य, वरुण, उषा, साविता, विष्णु। ये देवताओं की श्रेणियों में बांटे गए हैं। और अब देखते हैं इन देवताओं को के कारोबार कैसे थे, यानी किन देवताओं को कैसी पूजा मानती थी और किस देवताओं को किस चीज़ के देवते माने जाते थे। पहले देखते हैं इंद्र। इंद्र को प्रमुख देवता माने जाते थे, यानी कि सभी देवताओं के राजा थे वो। इंद्र और शक्तिशाली थे, यानी कि उनको ऋग्वेद में 250 बार मंत्र का प्रयोग किया गया है, इसका इंद्रदेव का। ठीक है, फिर है अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता कहा जाता है। मध्यस्थ देवता यानी कि जैसे बीच के देवता, यानी कि जैसे अपने आप कोई भी पूजा करते हैं, जो अपनी अग्नि में कोई दान देते हैं, तो उस चीज़ को अपन वो देवता तक पहुंचाने का कार्य करते थे, इसलिए अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता भी कहा जाता था। फिर अगले हैं वरुण देवता। वरुण देवता को वर्षा का देवता कहा जाता था, यानी कि पानी जो बरसाते हैं वो कौन बरसाते हैं? वरुण देवता। ठीक है, ठीक। फिर है देवी सविता, चमकता सूर्य की देवी कहा जाता था, यानी चमकता सूर्य की देवी भी कहा जाता था। किसे? देवी सप्ताह को। और इस देवी सप्ताह का प्रयोग गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से किया गया? देवी सप्ताह से। ठीक है, फिर अगला है मित्र उगता सूर्य, यानी कि उगता जो सूर्य है उसे मित्र देवता से कार्य दिया जाता, कार्य करते थे। ठीक है, अश्वन देवता यानी कि चिकित्सक देवता, यानी कि ये किसी भी क्षेत्र, यानी कि जो अश्वन देवता हैं वो चिकित्सक देवता थे, यानी किसी भी औषधियालय यानी कि आयुर्वेदिक होती थी उन चीज़ों के देवता थे अश्वन देवता। किसे? ठीक है, जो पहले जब देवी देवताओं के जैसे जड़ी बूटी जंगलों में जो होती थी उन सारी चीज़ों की जानकारी किसे होती थी? अश्वन देवताओं को। ठीक है, अगले हैंगे पुष्ण देवता।
कौन से? पुष्ण देवता, ये पशुओं और औषधियों के देवता हैं। कौन? पशुओं के देवता, ठीक है। सोम देवता वनस्पति देवता, यानी कि ये रस पीते थे वनस्पतियों का, इसलिए सोम देवता को वनस्पति देवता कहा जाता था। यानी कि फूलों के वगैरह जो चीज़ होती है वो रस पीते थे, ये सोम देवता ग्रहण करते थे इन चीज़ों को, इसलिए वनस्पति देवता सोम देवताओं को कहा जाता था। यानी कि धार्मिक जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है इन चीज़ों के तो पूछे जाते हैं कि कौन से देवता किस चीज़ के हैं और किसका कार्य क्या करते थे, और लगभग इन देवताओं को श्रेणियाँ 3 भागों में बांटी गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया होगा मेरी वीडियो को? अगर समझ में आया है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर भी दिया जाता है, वो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की क्या समझ में नहीं आया। और वैसे समझने की कोई चीज़ नहीं आती तो अपन वीडियो पूछने की ज़रूरत नहीं हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर दोबारा सुन सकते हैं तो समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलो यही देखते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो लेकर आऊँगा उत्तर वैदिक काल में। ये पूर्व वैदिक काल था, इनमें सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था जीवन और धार्मिक जीवन, इन चीज़ों पर चर्चा की थी आज। ओके।